तो गांधी जी लगातार एक बात कहते थे, पार्टीशन होगा तो मेरी लाश पे होगा। इसका मतलब है कि गांधी जी को यह भनक थी कि पार्टीशन हो सकता है, और गांधी जी कोई छोटे मोटे लीडर नहीं थे। तो गांधी जी को जब पता भी चल गया था तो नेहरू के सामने या जिन्ना के सामने कहीं उन्होंने धमकी दी कि मैं धरने पे बैठ जाऊंगा लेकिन पार्टीशन नहीं होने दूंगा। एक कोई घटना मिलती हो तो बताएं, बहुत इतिहासकार हैं, झूठे सच्चे जैसे भी हैं। अब ऐसे में उस आदमी को सोचिए जो उनका भगत था, जो उनको भगवान की तरह मानता था, कि इन्होंने कह दिया है तो फिर ये पूरा जीवन लगा देंगे, होने नहीं देंगे। लेकिन वो ये कहते रहे लगातार, पार्टीशन होगा तो मेरी लाश पे होगा। पार्टीशन हो गया। कहां थे गांधी उस वक्त? वो तो वहां पहुंचे हुए थे, नोआखली में। वहां लोगों को ज्ञान दे रहे थे जिन्होंने हिंदुओं को काट डाला था। ऐसे में उस आदमी की उस भावना को समझिए। मैं भी होता, आप भी होते तो वही करते जो उसने किया। क्या आज ऐसे तमाम सारे लोग जिन्हें आपने भावनात्मक तौर के ऊपर इमोशनली चुना है, जाति के नाम पे नहीं चुना, उसकी पढ़ाई लिखाई के नाम पे नहीं चुना, आपकी उसके साथ एक केमिस्ट्री बनती है, आप ये मानते हो कि ये कुछ भी कर लेगा लेकिन मेरे भरोसे का खून नहीं होने देगा। ये तो हो सकता है कि जब आप इन चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, तो आप जल्दी जल्दी राय बनाने लगते हैं। लेकिन जब आप समय देते हैं तो पता चलता है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम उस पूरे सिस्टम को समझते नहीं हैं। मुझे याद है कि 2019 के बाद 370 के बारे में, इतनी बड़ी सरकार, इतने बड़े लोग, आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा, 370 को हटाने वाली घटना सिर्फ दो ही लोगों को क्यों पता थी? क्यों उन्होंने अपने लोगों से भी इसको खामोश रखा? आपके दल में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पड़ोसियों से बहुत प्यार है। ऐसा नहीं है, बहुत पास से देखा लोगों को, वो ये जानते थे, उनको लगा मैं देश और राष्ट्र के प्रति इस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्पत पार्टी के लोगों को भरोसे में लेने के। दो लोग आए और हम इतनी जल्दबाजी में, इसलिए मैंने कहा थोड़ा समय दीजिए। दो के अलावा बाकियों को नहीं जानता मैं। जिस वक्त राज्यसभा में वो आए, सुमित्रा जी तो उस पूरी व्यवस्था को जानती हैं। मुझे नहीं लगता कि आजाद भारत के इतिहास में एक बहुमत वाली सरकार, ताकतवर सरकार, पार्लियामेंट के जिस सदन में उसका बहुमत ही नहीं है, उसी सदन में बिल लेके आती है। यह रिस्क कोई उठा नहीं सकता है। जैसे ही यह बात ओपन हुई, दिल्ली में बहुत सारे लोगों के फोन, पुष्पेन जी अब ये दोनों गुजराती हमें बेवकूफ बनाएंगे और ये कहेंगे कि देखिए राज्यसभा में तो हमारा बहुमत है नहीं, इसलिए बिल गिर गया, अब हमें फिर बहुमत दीजिए तो फिर हम तीसरी बार जीतेंगे। मैंने कहा काफी जल्दी में है, एक आध घंटा रुक जाइए। और थोड़ी देर बाद पता चला कि संसदीय इतिहास में जिस सरकार के पास जिस सदन में बहुमत नहीं था, वहीं आपका बिल पास हो गया। यह बात आपके शहर में सुमित्रा जी तो सबसे ज्यादा जानती होंगी, लेकिन सुमित्रा जी भी चुप रही।
क्योंकि उस वक्त चुप रहना ही सबसे बड़ा काम था। बाद में जब लोगों को पता चला, बहुतों को पता नहीं है, बहुतों को पता है, मैं अपनी ऐसी पब्लिक मीटिंग में इसलिए सार्वजनिक करता हूं कि आप ये मान के चलें कि आपने मूर्खों को नहीं चुना है। आपने संसद में जिन्हें भेजा है, आप उनसे साधुओं के व्यवहार की उम्मीद न करें। वो संत नहीं है। लिहाजा 1 महीने बाद जो बात सार्वजनिक की मैंने, लोग मुझसे लगता है 5 मिनट तक खड़े होकर हंसते रहे। इसलिए 2 घटनाएं 2019 के बाद की हैं और दोनों का राष्ट्र से संबंध है, इसलिए मैं उसका जिक्र करता हूं। बाकी तो कितने कानून आते हैं जाते, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुमित्रा जी जानती हैं कि हमारे यहां एक लोकतंत्र का एक सिस्टम है कि अलग अलग पार्टियों से जो लोग चुन के आते हैं, लेकिन संसद में एक साथ बैठते हैं। उसी के अंदर बहुत सारी कमेटियां बनती हैं, बहुत सारे डेलीगेशन जाते हैं। और डेलीगेशन जाते हैं, कोई स्विट्जरलैंड में पानी की व्यवस्था देखने जाना चाहता है कि वहां पानी कैसे दिया जाता है, कोई इजराइल जाता है कि वहां ड्रिप खेती कैसे होती है। अपने घर में उन्होंने गमले में पानी नहीं दिया होगा, लेकिन खेती के बारे में सीखना चाहते हैं। अब ये हैं कमेटियां, लोगों को घूमने घामने का एक तरीका बना हुआ है लोकतंत्र में। अच्छी बात है, बना रहे, इसका इस्तेमाल ठीक करना चाहिए। आपका दबाव कितना था, मैं फिर वही बात आपके पास आता हूं। आपके दबाव के कारण उनको लगा कि इसी व्यवस्था में से हमें कोई रास्ता निकालना है जो संवैधानिक भी हो, गैर कानूनी ना हो और काम भी हो जाए। यह दबाव आपके लोगों को सोचने का, उसको कैसे करा जाए, कोई जुगाड़ जो शब्द है, उन्होंने उसकी तरफ इशारा किया। 2019 में जब ये 370 का बिल आया, यही तो वजह थी कि वो महबूबा जिनसे 2 साल की मोहब्बत चली, ये बयान इसीलिए तो दिया गया कि जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं होगा। यह बयान क्यों दिया गया? उनको मालूम था कि जो व्यवस्था है उसमें लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। लोग बड़ा हंस हंस के कहते थे, वो हैदराबाद का जोकर भी अक्सर ऐसे बोलता था। क्योंकि उन्होंने इस 70 साल में यही देखा था। लिहाजा 2 महीने पहले उसने सारी पार्टियों के एमपी से बातचीत की और 2 डेलीगेशन बनाए और कहा कि आप नीदरलैंड जाइए, वहां जाकर के पानी की क्या व्यवस्था होती है, म्युनिसिपैलिटी कैसे चलती है। अब ये गुप्त रखना क्यों जरूरी था? क्योंकि हम लोगों को बोलने की आदत बहुत है और आपका दबाव जो सत्ता के शीर्ष पे हैं उनके ऊपर है, वो दिखता है, इसीलिए वो नई नई चीजें खोजते हैं। और उस वक्त जब उन्होंने एक डेलीगेशन बनाया, इसमें इतने एमपी इनके, इतने एमपी इनके, तो हमारे एक मित्र हैं, पहले उपाध्यक्ष थे, अब नहीं हैं। मैंने उनसे पूछा, ये समझदारी का काम आपने इतने शातिरपने से कैसे किया?
तो बोले, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये जो 40 लोगों का डेलीगेशन जा रहा है नीदरलैंड, इसमें बीजेपी के लोग कम हैं। तो उन्होंने उनसे कहा कि मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, और आप उनकी श्रूडनेस देखिए। इसलिए मैंने कहा कि निजी स्वार्थों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी जाति के लिए अगर कुछ भी आप गलत करते हैं तो मैं उसे क्राइम मानता हूं, जुर्म मानता हूं। अगर राष्ट्र के लिए झूठ भी बोलते हैं, कोई बहुत बड़ा कत्ल भी करते हैं, तो मैं उसे जुर्म नहीं मानता, क्योंकि यहां राष्ट्र की बात है। इसलिए उन आदमी ने, जो पहला वाला नहीं कर पा रहा था, दूसरे वाले ने नीदरलैंड भेज दिया, और इतना समझदार है इसलिए गुप्त रखा कि जिस दिन उनको 370 पार्लियामेंट में लाना था, उस दिन नीदरलैंड से कोई फ्लाइट भी नहीं थी दिल्ली की। अब आपको लगता है ये क्या हो गया? तो पार्लियामेंट में जो बैठे हुए थे, जो आलू से सोना बना रहे थे, वो पीछे देख रहे थे, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि मेरी आलू की फैक्ट्री बर्बाद हो गई, सारे वर्कर तो चले गए। ये सिर्फ मैं आपको समझाने नहीं, सिर्फ इसलिए बताने आया हूं, ऐसे ही लोग चुनिए, चाहे इंदौर हो, चाहे मुंबई हो, ऐसे ही लोग चुनिए। निजी स्वार्थों को पूरा करने वाले लोगों को मत चुनिए, और लगातार चुनिए।